हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये अपने पीरियोडिक टेबल में कैटेगराइज भी किया था। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर करता है तो अपन उसको बोल रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर इंटर करता है तो अपन उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ब्लॉक या डी सब सेल तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में इंटर करता है तो इसको क्या बोल देते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो अपन जानते हैं। अब देखो, इनमें से अपन दोनों को पढ़ेंगे, डी ब्लॉक को पढ़ेंगे और ए ब्लॉक को। तो पहले हेडिंग लिखेंगे इनमें से डी ब्लॉक। पहला डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, डी सब सेल में। और आपको ये बता दूं, एस और पी है वो तो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, वैलेंस सेल में होते हैं। डी होता है वो एक सेल अंदर होता है, पेलेंटीमेट सेल में होता है। तो अपन ये कह सकते हैं पेलेंटीमेट सेल के डी सब सेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये आप पढ़ के आते हो। अब देखो, वहां पे आप ये भी पढ़ते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उनको अपन ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, लेकिन सभी को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। इसमें जो 12th ग्रुप होता है उसको ट्रांजिशन में अपन इन्वॉल्व नहीं करते। सबसे पहले तो देखो, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जिनकी एटॉमिक स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में डी ब्लॉक इनकम्प्लीट हो, या ये कह सकते हैं डी ब्लॉक है उसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसका अपन बोल देते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो देखिए, अपन ये कहेंगे डी ब्लॉक मेटल्स के लिए बात करें, डी ब्लॉक के लिए, तो बेटा मैं ये लिखूंगा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल एंड एक्सेप्ट 12th ग्रुप। 12th ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जिंक, CD, Hg, UUB। ये तो आपको ये बताया, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल एंड एक्सेप्ट 12th ग्रुप आर नॉन एज ट्रांजिशन मेटल, बेटा डी ब्लॉक के मेटल है उनको अपन जनरली ट्रांजिशन बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर किसको इन्वॉल्व नहीं करते अपन, 12th ग्रुप को नहीं करते हैं। क्योंकि आप ये जानते हो ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जिनकी एटॉमिक स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में डी ब्लॉक होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल, लिख देता हूं ट्रांजिशन मेटल, हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स which contain अनपेड इलेक्ट्रॉन या वेकेंट या इनकम्प्लीट डी सबसेल इन देयर एटॉमिक और आयनिक स्टेट। उसके एटॉमिक स्टेट या आयनिक स्टेट में क्या हो, डी के पास में इनकम्प्लीट हो, डी यानी उसके पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक मेटल्स, और आपको ये बताया था 12th ग्रुप है। इसके अलावा इनको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, जिनकी एटॉमिक या आयनिक कंडीशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट डी सबसेल हो। जैसे बेटा जिंक, CD, Hg को क्यों नहीं मानते, आप यह जानते हो, जैसे जिंक है इसी के नीचे ही आते हैं CD, Hg, UUB। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 30, तो आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आर्गन के बाद में तो 3d10 4s2 ये होगा। ये इसकी एटॉमिक स्टेट है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये होते हैं ना डी में 5 ऑर्बिटल। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, एटॉमिक स्टेट में तो नहीं है। साथ में इस जिंक आप देखते हो तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Zn+2। ये क्यों होती है इन सबको अपन अभी पढ़ेंगे। Zn+2 में होगा तो आउटरमोस्ट सेल ऐसे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन डी तो क्या रहेगा, D10 ही रहेगा। क्या ये एटॉमिक या फिर इसकी आयनिक स्टेट में क्या इनकम्प्लीट डी बना है, क्या इनकम्प्लीट तो नहीं बना यहाँ पर। इसके बाद में तो ये क्या है, फुलफिल्ड है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जिंक, CD, Hg जो 12th ग्रुप है ये आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्लियर हुआ, उतारो इसको।
तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको बताया सभी मेटल्स है एक्सेप्ट 12th ग्रुप आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, तो आपको बताया ट्रांजिशन क्या होते हैं, जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है उसको अपन ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं। कहां पर इनकम्प्लीट होता है, उसके एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आयनिक में भी हो सकता है। इस वाले ग्रुप में देखते हैं तो एटॉमिक या आयनिक किसी भी फॉर्म के अंदर ये इनकम्प्लीट नहीं है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उतार लिया, पॉज करके उतार लो। अब देखो डी ब्लॉक मेटल है या डी ब्लॉक एलिमेंट से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनको अपने को स्टडी करना है। तो हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी ब्लॉक मेटल, ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं। एक तो आप ये जानते हो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो पहला बता रहे, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इट मींस मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो अपने इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक मेटल्स कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज नॉन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इट मींस ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं उसका रीजन आपको बता रहे हैं, ड्यू टू किसके कारण ये शो कर रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे। बेटा पहले आपको बताया डी ब्लॉक मेटल है, उनको अपन ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, किसको छोड़कर 12th ग्रुप को। उसके बाद में अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ा अपन ने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इट मींस मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं, ड्यू टू, पहला रीजन लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS and N-1 D सबसेल। देखो डी ब्लॉक में आप देखोगे तो आउटरमोस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, NS प्रेजेंट होता है, साथ में क्या प्रेजेंट होगा, N-1 D सबसेल। इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर होता है 22। आर्गन के बाद में अगर यहां पे आप देखोगे तो ये होता है 3D2 4s2, ये होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, जब भी यहां पे आप सोल्व करते हो तो ऐसे ही रखते हैं, जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, जो आउटरमोस्ट सेल होता है उससे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ऐसे लिख लेते हो n+l रूल के बेसिस पे 4s2 और 3d2। तो यहां पर s के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और d है इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। ये ns हो गया, आउटरमोस्ट सेल तो कौन सा हो गया, n। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, आउटरमोस्ट सेल को। ये 3 से 1 कम हो गया ना, तो n-1d, ये पेलेंटीमेट हो गया। तो इनमें बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन किससे निकल सकते हैं, डी से भी। इसको बेटा पीरियोडिक टेबल में भी अपन पढ़ के आए हैं। पीरियोडिक टेबल में अपन ने क्या पढ़ा कि सक्सेसिव आईपीस का डिफरेंस अगर कम हो तो आगे के इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या इसमें कम है, इसलिए क्या कर सकते हैं, आगे के इलेक्ट्रॉन निकालने की भी टेंडेंसी रखते हैं। इट मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो पहला रीजन क्या है, एनर्जी डिफरेंस है वो इनमें कम होता है, इसलिए यहां से आउटरमोस्ट सेल के साथ साथ में पेलेंटीमेट सेल है वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी होती है। दूसरा देखो,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल कोर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल कोर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल कोर। देखो इसका क्या मतलब, दिस इज टाइटेनियम के एग्जांपल से ही मैं बताता हूं आपको। ये टाइटेनियम है 22, नियोन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या होगा 3s2 3p6 3d2 और 4s2। जो बाहर है उसको मैं बाहर की तरफ ही लिख रहा हूं। तो यहां पे बेटा ये सबसे पहले देखो ऐसे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं सबसे पहले। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो टाइटेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया +2। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, उतनी उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती रहती है। तो यहां पे आप देखोगे ये नियोन है, क्या बचा 3s2 3p6 3d2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि आपको ये पता है स्टेबल कोर क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल स्टेबल कब होता है जब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है, यानी उसके वैलेंस सेल में किसके इक्वल इलेक्ट्रॉन हो, इनर्ट गैस के इक्वल। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि इनर्ट गैस की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे यहाँ पर इनर्ट गैस की तरफ जाएगा, आपको पता है आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला रहेगा तो किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन का। तो इसलिए क्या करता है +2 के साथ में टेंडेंसी रखता है +3 की भी। तो +3 में आप देखोगे 3s2 3p6 3d1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखो यहां पर टाइटेनियम +4 तक जाएगा तो यहां पर इसके पास में क्या होगा 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अब तो इसके पास में स्टेबल कोर आ गया, और जब स्टेबल कोर आ जाता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो इसके कारण देखो पहला रीजन क्या बताया, एनर्जी डिफरेंस कम है। दूसरा अनस्टेबल कोर की तरफ जाने की किसी भी मेटल की टेंडेंसी होती है। तो डी ब्लॉक में एक तो अनस्टेबल कोर है तो स्टेबल की तरफ जाने की टेंडेंसी है, दूसरा एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उतारो इसको और बताते हैं रीजन। पहुंच करके उतार लो। उतार लिया, देखिएगा आगे। थर्ड ये बता देते हैं, थर्ड रीजन है लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव जो आईपी है आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है आप जानते हैं, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, या उसी को अपन बोल देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और सक्सेसिव आईपीज के बीच में डिफरेंस अगर कम होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, और डिफरेंस ज़्यादा होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में देखा है, उसका लेक्चर देखिएगा। और तो देखो यहाँ पे सक्सेसिव आईपी जब उसके बीच का डिफरेंस कम होता है इसलिए वो क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, 3D सीरीज के मेटल लिख रहा हूं मैं, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका एटॉमिक नंबर लिखे तो क्या होता है 21, 22, 23, ये होता है 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का कितना होता है 30। आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लिखूँ तो इसका ये होता है 3d1 4s2, ये होता है 3d2 4s2, ये होता है 3d3 4s2। इसका बताओ 3d5 4s1। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताइए, किसके कारण, हाफ फिल की स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। Mn का आप देखोगे तो क्या होगा 3d5 4s2, ये होता है 3d6 4s2, 3d7 4s2,
3d8 4s2, और ये क्या होगा 3d10 4s1, और ये 3d10 4s2। याद करो कॉपर और क्रोमियम हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण, डी के हाफ फील्ड और यहां पर डी क्या है फुल फील्ड स्टेबिलिटी के कारण एस का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करता है। इसलिए अपन अगर यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो अगर यहां पर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या पढ़ते हो ns2 n-1 d कितने इलेक्ट्रॉन 1 से 10, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस है वहां पे जीरो भी पॉसिबल हो सकता है। और ए ब्लॉक का होता है तो वहां पर ये वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 n-1 d इलेक्ट्रॉन 1 से 10 है, और एफ ब्लॉक अगर स्टार्ट हो चुका है तो ये क्या होगा n-2 f, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 40। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये पीरियोडिक टेबल में सब आप पढ़ा है, एक बार दोबारा से इसको पढ़ना। अब देखो आगे, ये इसका जनरल आपको बताया। अब यहां पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एक तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सबसेल, NS सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबसेल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी? एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो तो हमेशा निकलते हैं, उसके साथ साथ में डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी भी निकलने की टेंडेंसी होती है। तो इन दोनों के सम के इक्वल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी? NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के इक्वल। जैसे मैं बात करूं क्रोमियम की, कि क्रोमियम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्रोमियम की क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल ये होता है 3d5, 1 2 3 4 5, और S में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो अगर आप यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो कितना होगा? S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है? S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस D के अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितना? इसमें 1, इसमें 5, तो हायर कितना हो गया? 6। तो क्रोमियम के आपसे पूछा जाए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6। ऐसे अगर Mn की मैं बात करूं, Mn की बात करूं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn में S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो Mn किस में जाएगा? Mn +2। हायर में S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो सभी अनपेड है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn +7। तो बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, D ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, और हायर S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस D में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, इसको पॉज करके उतारो, फिर इसके आगे चलते हैं कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती। तो ध्यान रखेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस D में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताने, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 2 और 3 होनी चाहिए, लेकिन इसकी 3 होती है, क्यों होती है वो बताएंगे अभी। इसमें लोअर कितनी होगी? +2 +3 +4, इसकी +2 +3 +4 +5, इसकी कितनी होगी? +1 +2 +3 +4 +5 +6, इसकी होती है +2 +3 +4 +5 +6 और +7। लोअर और हायर के बीच में सभी पॉसिबिलिटी रहती हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, उनको अपन अंडरलाइन करेंगे।
आयरन की +2 +3 +4 +5 +6 +4 +5। निकल के देखोगे तो +2 +3 +4। कॉपर की वैसे +1 ही होनी चाहिए लेकिन +2 भी होती है। कैसे होती है इन सबको अपने को डिटेल में पढ़ना अभी। और इसकी +2। तो इसके जो मोस्टली कंपाउंड जो स्टेबल है उसको मैं बता रहा हूँ। स्कैंडियम होता है +3 में स्टेबल होता है, टाइटेनियम है ये भी +3 में, वेनेडियम है ये भी +3 में, क्रोमियम है ये +3 में भी स्टेबल होता है और +6 में भी होता है। Mn है ये इसकी मोस्ट ऑक्सीडेशन मोस्टली +2 में और +7 में रहता है, हालांकि ये भी शो कर सकता है। आयरन होता है इसकी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबल +3 होती है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट +2 और +3 दोनों में स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी +3 में। निकल है वो +2 में स्टेबल होता है, कॉपर है वो +2 में स्टेबल है, जिंक है उसकी एक ही होती है +2। इसको बेटा उतारिएगा आप। ये तो समझ गए नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट आई कहां से, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाली कहां से आई है, एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की इक्वल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के सम से आई है। इसके बीच की पॉसिबिलिटी ये है। और इनमें जो आपने अंडरलाइन कर रखा है, बॉक्स बना रखा है, ये ऐसे कंपाउंड नेचर में जो मोस्ट स्टेबल है इनके, ठीक है। अब इनमें से आपने देखा स्कैंडियम और जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। ये क्यों नहीं शो करता बेटा, यहां पर 2 भी होनी चाहिए और 3 भी, लेकिन किस में प्रेजेंट है, 3 में। इसका मतलब लोअर में चला गया हायर में, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है, जब सक्सेसिव आईपीज का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, या ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिफरेंस कम होता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्लियर हुआ। या आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि एनर्जी डिफरेंस सक्सेसिव आईपीज का डिफरेंस अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो जिंक में तो बेटा 2 निकल सकते थे इलेक्ट्रॉन, डी से तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि क्या है, फुल फील्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोट लगा के आप लिखेंगे स्कैंडियम एंड जिंक, लिखिएगा स्कैंडियम एंड जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट के अंदर आपने क्या लिखा, स्कैंडियम एंड जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक का तो समझ में आता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, डी का तो फुल फील्ड है। लेकिन स्कैंडियम क्यों नहीं शो कर रहा, तो स्कैंडियम का क्या रीजन होगा। तो स्कैंडियम में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये है 3d1 आर्गन के बाद में 4s2, इसका मतलब +3 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उसके बाद में 3rd इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, यानी लोअर की जगह किस में जा रहा है, हायर में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच का सक्सेसिव आईपीज है वो बहुत ही कम है। और आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड गैसीय एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, 3rd इलेक्ट्रॉन निकला तो 3rd आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो 2 के बाद में ये वाला भी निकल रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तब तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक यहाँ से भी निकल गया तो क्या हो गया 3rd। इसका मतलब ये एनर्जी डिफरेंस कम है, कौन सी आईपीएस के बीच में, सेकंड एंड थर्ड में। तो इसका रीजन क्या है, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम +3 में ही क्यों रहता है, ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन आईपी सेकेंड एंड आईपी थर्ड। सेकेंड और थर्ड आईपी के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होगा, जब भी एनर्जी डिफरेंस कम होता है या सक्सेसिव आईपीज का डिफरेंस कम होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसलिए हमेशा किस में रहता है, +3। अब देखो और बता रहा हूं मैं, कॉपर की बात करूं मैं,
कॉपर यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +1 और कॉपर +2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे स्टेबल होती है? देखो कॉपर का अगर बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आर्गन के बाद में, ये होता है 3d10 4s1। होना तो 3d9 4s2 चाहिए था, लेकिन फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी को देने के लिए s का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करता है। अब देखो गैसियस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टेबिलिटी और एक होता है एक्वस स्टेट के अंदर। गैसियस स्टेट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। देखो अपन बात करें गैसियस स्टेट, आपसे पूछा जाए गैसियस स्टेट में इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? गैसियस स्टेट और दूसरा एक्वस स्टेट में देखेंगे। गैसियस स्टेट में तो चेक किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और एक्वस स्टेट है बेटा, वैसे तो एक्वस स्टेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बेसिस पे होता है, जिसमें सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इनका रोल रहता है। लेकिन एक्वस है ना, तो यहां पर आप हाइड्रेशन के बेसिस पे कर लो। तो यहां पे स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी होता है Q/R, चार्ज अपॉन साइज। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, उसकी साइज कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो यहां पर बेटा कॉपर +1 में है, दोनों मान रहा हूं मैं, एक बार कॉपर +1 एक कॉपर +2। कॉपर +1 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकला है, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d10, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा 3d9। इससे भी निकल गया और इससे भी निकले 2 इलेक्ट्रॉन। तो गैसियस स्टेट में स्टेबिलिटी किससे देख रहे हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड की। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2। और आपको ये पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। लोअर वाला S होता है और हायर वाला इकाइन होता है। तो ये वाला कौन सा होगा? क्यूप्रस, और ये वाला क्या हो गया? क्यूप्रिक। ऐसे हाइड्रेशन एनर्जी में आप देखोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी आप देखोगे तो किसकी ज्यादा होगी? कॉपर +2 की ज्यादा होगी या कॉपर +1 की? किस पे चार्ज ज्यादा है? +2 चार्ज ज्यादा होगा ना, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है सेम मेटल पे, उसकी साइज उतनी कम होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो यहां पर कॉपर प्लस और कॉपर +2 में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? कॉपर +2 है वो ज्यादा स्टेबल हुआ। तो आपसे पूछा ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक में गैसियस स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखा क्यूप्रस, और एक्वस स्टेट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? क्यूप्रिक। तो इसलिए बेटा अगर क्यूप्रस आयन को एक्वस मीडियम में आपने डाल दिया जाए तो वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन के थ्रू क्यूप्रिक आयन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उतारो लिखवाते हैं। ये समझ में है ना कि गैसियस स्टेट में किसे चेक करते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कहीं पर भी आ रहा है तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है वो अपने नियरेस्ट वालों से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कॉपर प्लस और +2 में स्टेबल कौन सा होता है? कॉपर +1, क्योंकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन वाटर में डाल दोगे तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने पे क्या बढ़ जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। उतार लिया? देखो आगे। तो आपको ये बताया क्यूप्रस आयन है, इसको अगर एक्वस मीडियम में डाल दिया जाए, एक्वस मीडियम में रखा जाए, तो क्यूप्रस आयन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से क्यूप्रिक आयन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? क्यूप्रिक की। तो ये लिखेंगे इन एक्वस मीडियम क्यूप्रस आयन Cu+1 वाला क्यूप्रस आयन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड
कन्वर्ट इन क्यूप्रिक आयन, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में। आप ये लिख सकते हो डिस्प्रपोर्शनेट के थ्रू क्यूप्रस आयन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रिक आयन में। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर एक मेटल है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये देखो क्यूप्रिक आयन है +1, तो यहां पे कन्वर्ट होता है Cu+2 के अंदर और Cu के अंदर। तो यहां पे आपने देखा तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और +1 से किस में जा रहा है, 0 में। यहां पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने यहां पर देखा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसके 3 रीजन आपको बताए डी ब्लॉक के मेटल में। कौन कौन सा, सक्सेसिव आईपीस का डिफरेंस कम होता है, दूसरा अनस्टेबल कोर होता है, तीसरा NS और N-1D सब सेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन। गैसियस स्टेट में स्टेबिलिटी स्टेबल कॉन्फिगरेशन से, और एक्वस स्टेट में हाइड्रेशन एनर्जी से। तो कॉपर का ध्यान में रखना बेटा, बहुत बार पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यूप्रस आयन कन्वर्ट इन क्यूप्रिक आयन थ्रू डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, अब देखो उतार लो इसको, एक एग्जांपल और बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको। जैसे आयरन की बात करें Fe, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक तो होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। Fe एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद में होता है 3d6 4s2। तो गैसियस स्टेट के अंदर आप देखोगे, एक्वस में आप देखोगे तो गैसियस स्टेट में +2 और +3 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो गैसियस स्टेट में आपको देख रहे हैं पहले, तो आपने यहां पे देखा +2 Fe+2 और ये Fe+3। +2 में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आउटर मोस्ट शेल का 3d6। +3 में 2 इलेक्ट्रॉन तो S के निकल गए और 3rd इलेक्ट्रॉन D का निकला, तो क्या होगा 3d5। विच वन इज मोर स्टेबल, D5 इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो इनमें से Fe+2 फेरस और फेरिक कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फेरिक। ऐसी अपन बात करें एक्वस स्टेट, और यहां पर बेटा एक्वस स्टेट में अपने को किससे देखना, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है, +Q/R। किस पे चार्ज आता है, Fe+3 पे ज्यादा है, जिस पे चार्ज ज्यादा सेम मेटल में उसकी साइज भी कम, तो यहां पे भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +3 की। यानी फेरस और फेरिक में अगर चाहे एक्वस स्टेट हो चाहे गैसियस स्टेट हो, दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फेरिक आयन की स्टेबिलिटी फेरस आयन से हाई होती है। उतारो इसको, उतार लिया। अब देखो आगे बता रहे हैं। तो पहला बताया आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आती हैं। अपन पहले तो क्या पढ़ा, डी ब्लॉक मेटल है, उसकी पहली प्रॉपर्टी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण क्या फिनोमिना आती है इसके अंदर, वो पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कारण कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं। देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसके कारण होती है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण डी ब्लॉक के मेटल है वो क्या शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। पहला बता रहा हूं, कैटालाइटिक
कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण डी ब्लॉक के कुछ मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो लिखेंगे ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट some d block metal metals act as catalyst। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके कारण कुछ डी ब्लॉक के मेटल है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। देखो कैसे, जैसे मैंने यहां पे रिएक्शन लिखा, I नेगेटिव H2O8 2 नेगेटिव, ये मार्शल एसिड है उसका एनाइन है, ये रिएक्शन आपने लिखी I2SO4 2 नेगेटिव, ये रिएक्शन है। अगर बेटा इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट करवाओगे तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती, या बहुत ज्यादा टाइम में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है, रेट बहुत स्लो होती है इसकी। लेकिन अपन इस रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट है उसको यूज में ले लें। देखो जैसे मैंने यहां पे लिया H2O8 2 नेगेटिव है, इसके साथ में मैंने फेरस डाल दिया Fe+, यानी कैटलिस्ट की तरह किसको यूज में ले रहे हैं, फेरस आयन को। तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, खुद है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में, पहले स्टेप पे तो ऐसे। उसके बाद में देखो यहाँ पर बचा हुआ जो आयोडाइड आयन है, I नेगेटिव है, वो Fe+3 है, इसको फिर से रिड्यूस कर देता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आयोडाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ये कन्वर्ट करेगा I2 में, खुद I2 में कन्वर्ट होगा, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा Fe+2। तो आपने क्या लिया, फेरस लिया, और लास्ट में भी क्या मिल रहा है आपको, फेरस आयन ही मिल रहा है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन लास्ट में वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। यानी रिएक्शन में उसको तो प्रोसीड करवा देते हैं, खुद वैसे के वैसे रिमेन सेम, तो उनको अपन बोलते हैं कैटलिस्ट। तो आपकी रिएक्शन होगी, देखो I नेगेटिव H2O8 2 नेगेटिव, तो क्या बचा SO4 2 नेगेटिव प्लस I2। ये देखो कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण कुछ मेटल है एक्ट एज कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शन, तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव किसके कारण आ रही, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, क्योंकि +3 में भी रह सकता है और +2 में भी रह सकता है। बताइए इसको। तो अपन बेटा पढ़ रहे डी ब्लॉक मेटल है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं, उनको पढ़ रहे हैं। जिससे पहला अपन ने पढ़ा कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं कुछ मेटल इन वेरियस रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा स्ट्रॉन्ग, या ऐसे लिखिएगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, या ये कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आती है। बेटा आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का काम करवाता है उसको अपन एजेंट बोल देते हैं। जैसे आप बोलते हो ट्रेवल एजेंट, तो वो दूसरे को ट्रेवलिंग के लिए भेजता है। एलआईसी एजेंट बोलते हो, दूसरों को क्या करता है, एलआईसी भेजता है। तो दूसरे को जो काम करता है वो एजेंट होता है, ठीक है। और एजेंट तो आप जानते हो वो टाइप के होते हैं। तो यहां पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस अदर सबस्टेंस का ऑक्सीडाइज करेगा, और बेटा इलेक्ट्रॉन उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, अदर सबस्टेंस का ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अदर सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सेम रिड्यूसिंग एजेंट अदर सबस्टेंस का रिडक्शन करेंगे और इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर हुआ। तो एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का काम करता है और खुद का उसके अपोजिट होता है। एजेंट ये दूसरे से पैसे ले रहे हैं, आप उसको पैसे ले रहे हैं। जैसे आप ट्रेवलिंग पे गए,
आपने उसको पैसे दिए, वो आपको ट्रेवल किया, तो आपसे तो पैसे निकल के उसके पास आ गए, तो एजेंट का क्या हुआ, जस्ट ये फिनोमिना होती है कि एक को देगा तो दूसरे से लेगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। अब देखो, और बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इंटरमीडिएट में सॉल्वेंट कंट्रोल रिएक्शन होती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जनरली क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट। हायर में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर के अंदर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको यहां पर बात करें जो अपने सिलेबस में उनको लेकर मैं चलूंगा, तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn and chromium act as oxidizing agent। Mn और क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। दोनों अपने सिलेबस में, इसलिए इनको अपन पढ़ेंगे। देखो चलो एक जनरल पॉइंट और मैं लिख देता हूं यहां पर, हेलोजन को बहुत बेटा काम में लेते हैं, F2Cl2 Br2 I2, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये वाले होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका प्रोडक्ट होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना, ये जैसा भी नेचर लिख रखा है ना, इसका जब भी वो प्रोडक्ट बनेगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो इसका जस्ट अपोजिट नेचर का होगा, और वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक है। तो देखो ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेंगे, खुद का रिडक्शन F नेगेटिव में आएगा, Cl नेगेटिव में आएगा, Br नेगेटिव में आएगा, और ये किस में आएगा, I नेगेटिव में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसका क्या, इसकी पावर होगी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ये स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, वीक, और वीक का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इनमें से वेरी स्ट्रॉन्ग ये वाले क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इनमें आयोडाइड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा मैंने हेलोजन वाला क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर अपन इनकी रिएक्शंस देखेंगे, वहां पर ये वाला काम में आएगा आपको। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये होती है, ये इसकी अपोजिट है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रॉन्ग का रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपको यहां पर ये बता, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हेलोजन के लिए ध्यान में रखना। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, आयोडाइड, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिएगा, जैसे मेरे पास में कॉपर सल्फेट, एक रिएक्शन से बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बेटा हाइड में होगा तो ऑलमोस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं यहां पर आपके पास में डालूं पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडाइड है, ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो क्यूप्रिक आयन है उसको क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देता है, इसको ये कन्वर्ट करेगा Cu2I2 K2SO4। तो यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें चलेगी, +1 में। ध्यान रखना, आयोडाइड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्यूप्रस आयन को, क्यूप्रिक आयन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्यूप्रस में। ऐसे अगर यहां पर आपने लिया, इसके अलावा मान लो कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो Cu2Br2 Br2 ये मान रहे हैं आप, CuSO4 है, फिर मान लें कि पोटेशियम क्लोराइड है, और ये आप सपोज करते हो Cu2Cl2 Cl2 साथ में K2SO4, CuSO4 Kf Cu2F2 F2 ये मान रहे हैं। तो बेटा ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर +1 में नहीं जाना जाता,
वो किस में ज्यादा स्टेबल होता है, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आयोडाइड तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो +2 को किस में कन्वर्ट करेगा, +1 में, बाकी के वाले कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो? बताइए, एक क्वेश्चन से करवाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ये दे रखा है CuI2, CuCl2, CuBr2 और CuF2। तो यहां पे आपने देखा कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सब में, लेकिन आपको ये पता आयोडाइड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडाइड है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रस आयन, यानी CuI2 है ये स्टेबल होगा ही नहीं, तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2I2 में, यानी +2 में नहीं रहेगा, वो किसमें चला जाएगा, +1 में, क्योंकि आयोडाइड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडाइड अगर दे रखा है तो वहां पर कॉपर होगा वो क्यूप्रिक में नहीं प्रेजेंट होगा, किसमें चला जाएगा, क्यूप्रस में। क्लियर हुआ? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आती है, साथ में वेरियस रिएक्शंस में एक्ट एज कैटलिस्ट। अब अपने सिलेबस में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे KMnO4 एंड K2Cr2 और 7। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।